हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जितने क्वेश्चन को लिया हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो किसी ना किसी सेट में ये 11 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विव निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए द्विव निषेचन या इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन, तो कोई भी आ जाए दोस्तों, ये सेम है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसको मैं दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे, किसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो प्राग नलिका से 2 प्राग कण आते हैं। जो प्राग नलिका होती है, ठीक है, जो प्राग कण के आने की जो नली होती है उसी को बोलते हैं प्राग नलिका। उससे होते हुए 2 प्राग कण आते हैं। अब प्राग कण क्या होता है दोस्तों, तो प्राग कण जो होता है वो प्राग कोश में उपस्थित होता है या पुंकेसर का भाग होता है। तो प्राग नलिका से 2 प्राग कण आते हैं और जब यह अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करते हैं, 2 आते हैं, दोनों में से जब एक, केवल एक जब अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से निषेचन करता है और दूसरा प्राक्कण ध्रुवीय केंद्रक के द्वितीयक केंद्रक से निषेचन करता है, यानी कि एक जो था वो अंड कोशिका से निषेचन कर लिया और दूसरा जो प्राक्कण था वो ध्रुवीय केंद्रक के द्वितीय केंद्रक से निषेचन करता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों द्वितीय केंद्रक मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 केंद्रक थे। ठीक है, और दोस्तों एक और आ गया, तो केंद्रक की संख्या हो गई 3। अतः इसी क्रिया को या इसे त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक का मतलब होता है 3, संलयन का मतलब होता है मिलना। 2 पहले केंद्रक थे, एक प्राक्कण आ गया, संख्या हो गई 3, 3 लोग मिल गए, इसीलिए इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन हुए हैं, अतः यह क्रिया द्विव निषेचन कहलाती है। दोस्तों, जो भ्रूण था वो एक ही था, लेकिन निषेचन 2 बार हुए हैं। अब 2 बार कहाँ कहाँ हुए हैं, एक हुआ था अंड कोशिका में, ठीक है, एक हुआ था ध्रुवीय कोशिका में। तो निषेचन 2 बार हुए हैं, इसीलिए इसे द्विव निषेचन कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, द्विव निषेचन, द्विव का मतलब 2, निषेचन मतलब होता है निषेचन, यानी जब 2 बार निषेचन हो तो उसी को द्विव निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर लिखिएगा कि द्विव निषेचन की खोज नावासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में करी थी। आप याद रखें दोस्तों, जब आप इसको लिखेंगे तो आपके लिए दोस्तों फायदेमंद होगा कि इसकी खोज नावासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में करी थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप भूल जाते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे इसका नाम है द्विव निषेचन, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं बना के कि प्राग नलिका से 2 प्राक्कण आते हैं, दोनों में से जब एक अंडकोशिका से निषेचन करता है और दूसरा जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है, तो उसे त्रिक संलयन कहते हैं। और यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हुआ है, इसीलिए इस क्रिया को द्विव निषेचन कहते हैं। दोस्तों, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी को इसका जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो सभी को मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन के जो उत्तर हैं, ठीक है, वो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको 80% से ज़्यादा यहीं पर याद हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको बताना है कि बहुभ्रूणता आखिर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे खोज। बहुभ्रूणता की खोज लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में संतरे में की थी। दोस्तों, जो बहुभ्रूणता होता है इसकी खोज एंटोनी वान लीवनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वान लीवनहॉक, ने 1791 ईस्वी में किस में करी थी, संतरे में करी थी। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये
वैसे भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए बहुविरूढ़ता की खोज निम्नलिखित में से किसने करी थी। तो आप याद रखिएगा लीवनहॉक ने 1791 ईस्वी में और संतरे में करी थी। ठीक है, अब चलिए इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम क्या है, बहुविरूढ़ता। बहु मतलब होता है बहुत, भ्रूण मतलब होता है भ्रूणता यानी कि भ्रूण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एक बीजांड या बीज से, कोई एक बीजांड है या एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। फिर से देखेंगे, एक बीजांड या बीज में, एक बीजांड हो या बीज हो, उसमें से एक से अधिक जब भ्रूण का उत्पन्न हो जाए, यानी एक से ज़्यादा भ्रूण जब उत्पन्न हो जाए तो उसी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। दोस्तों बेहद ही आसान है कि जब एक बीज या बीजांड में एक से अधिक, यानी यहाँ पर लिखा है बहु, बहु मतलब होता है बहुत, तो एक से अधिक भ्रूण जब उत्पन्न हो जाए तो उसी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर से देखेंगे, इसकी खोज लीवनहॉक ने करी थी और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो क्वेश्चन है जहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनिषेक फलन क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये भी बेहद आसान है। अनिषेक फलन, अगर निषेक होता तो उसमें निषेचन होगा, लेकिन यहाँ पे आ लग गया तो यहाँ पर निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे होता है सत्य, एक होता है असत्य, जहाँ आ लग जाता है वहाँ पे आप समझ लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ होगा, निषेक अगर होता तो वहाँ पर निषेचन होगा, लेकिन आ लग गया तो वहाँ पर निषेचन नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा अंडाशय से बिना निषेचन के, जब सभी जानते हैं कि अंडाशय से फल बनते हैं, ठीक है, लेकिन अंडाशय से बिना निषेचन के जब फल निर्माण हो जाए या फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। फिर से देखेंगे, सभी को पता होगा अंडाशय जो होते हैं वो क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब अंडाशय से बिना निषेचन हुए ही जब फल बन जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आसान है, आप समझ गए होंगे। यह फल जो होता है बीज रहित होता है। अब ऐसे फल जो क्या होते हैं, जिनमें बीज नहीं होते हैं, रहित मतलब जिसमें ना हो, तो ऐसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं वो सभी क्या है, अनिषेक फलन में आते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अंगूर हो गया, केला हो गया, आप इन सभी को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनिषेक फलन। आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। आप दोस्तों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों जो आपूर्ण प्रभाविता है उसकी खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। क्या दोस्तों, आपूर्ण प्रभाविता की खोज आप लिखेंगे कि आपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है दोस्तों, मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं सभी के खोजकर्ता का नाम बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। जब आप इसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो अगर नंबर कटने का चांस भी होगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि इसकी खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। अब दोस्तों हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोस्तों जब दो कारक उपस्थित होते हैं, नहीं दोस्तों जब क्या हो, दो कारक उपस्थित हों और दोनों में से कोई पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो कारक उपस्थित हों, जैसे एक लाल पुष्प हो गया, एक सफेद पुष्प, ये दो कारक हो गए और दोनों कारकों में से कोई भी, ना तो लाल वाला पुष्प ना तो सफेद वाला पुष्प, दोनों में से कोई भी अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रकट ना करे, ना तो केवल यही करे ना तो केवल ये करे, दोनों ना करें, लेकिन दोनों जो करते हैं क्या करते हैं, पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं। मतलब आधा इसमें से जाएगा आधा इसमें से जाएगा, ना तो पूर्ण रूप से लाल वाला करेगा ना तो सफेद वाला करेगा, उसी प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब दोस्तों इसका नाम देखिए क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, आ लग गया यानी कि उसमें आधा होगा। तो जब दो कारक हों
जैसे लाल हो गया और सफ़ेद, और दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से न दिखाएं, आधा आधा दिखाएं, तो उसी प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब एक बार उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या डिफिनेशन था कि जब दो कारक उपस्थित होते हैं, यानी क्या हो दोस्तों, दो कारक उपस्थित हों, तो एक कारक है कैपिटल आर, ठीक है, जिसे हमने माना है लाल पुष्प, एक है स्मॉल आर जो है सफ़ेद पुष्प। अब दो कारक हो गए, जब इनका हम क्या करेंगे दोस्तों, ये युग्मक निकलेगा तो कैपिटल आर हो जाएगा, इसका युग्मक निकलेगा तो स्मॉल आर हो जाएगा। जब इनके भी दोस्तों संकरण कराएंगे, ठीक, क्रॉस कराएंगे, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। अब दोस्तों ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है, जो पुष्प प्राप्त हुआ है, वो कौन से रंग का है, गुलाबी रंग का है। यानी कि ना तो पौधा लाल हुआ है और ना ही पौधा सफ़ेद हुआ है, ये दोनों मिलके क्या बना दिए हैं, 50% ये 50% ये, दोनों मिलके गुलाबी पुष्प बना दिए हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं किए हैं, आधा आधा किए हैं, तो इसी प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता यही होता है कि जब दो कारक हों, दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से न दिखाए, उसी प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर आप ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपने वाले हैं, किसी ना किसी सेट में। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, आप देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरफेरॉन दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों इसको भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन है इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, जब हमारे शरीर की कोशिका, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सी सेल होती हैं, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर तो बना है। तो जब हमारे शरीर की कोशिका विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमित होती हैं, दोस्तों जो हमारे शरीर है उसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, और जब हमारे शरीर की जो कोशिका है वो विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा जब संक्रमित हो जाती है, तो विषाणु द्वारा संक्रमित कोशिकाएं एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। दोस्तों फिर से देखेंगे कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं विषाणु के द्वारा संक्रमित होती हैं, तो जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वह एक प्रोटीन बनाती हैं जिसका नाम है एंटीवायरल प्रोटीन। इसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। एक बार दोस्तों फिर से देख लीजिए, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं विषाणु के द्वारा संक्रमित होती हैं, तो विषाणुओं द्वारा संक्रमित कोशिकाएं एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं, इसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी खोज किसने करी थी, तो इंटरफेरॉन की खोज आइजैक एवं लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने करी थी। आप याद रखिएगा, इसकी खोज आइजैक एवं लिंडेमान नामक दो वैज्ञानिकों ने करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सहभोज्यता पर टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आप नोट में बना लीजिएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि जब बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक आए तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है दोस्तों। और आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, सहभोज्यता पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि सहभोज्यता आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताना है। तो बहुत ही आसान है, एक बार देख लेते हैं। वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होता है न हानि होता है, सहभोज्यता कहलाता है। दोस्तों वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो क्या होता है, लाभ होता है, दो जीव होंगे, एक तो दोस्तों जो एक जीव होगा उसे लाभ होगा, अब जीव हो सकता है कोई भी हो सकता है वो, और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। इसका सीधा सा फंडा यही है कि मतलब ऐसी क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, उसी को हम सहभोज्यता कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि जो आम का जो पेड़ होता है दोस्तों, उस पर आप देखेंगे ऊपर एक बवर के टाइप का, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, बवर के टाइप का एक लगा होता है। दोस्तों जो आम है, आम को दोस्तों कोई लाभ नहीं हो रहा, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। लेकिन जो आर्किड जो लगा हुआ है वो तो लाभ हो रहा है उसका, क्योंकि वो अपना जो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, तो उसका लाभ तो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आम की शाखा पर जो उगने वाला आर्किड होता है उसका तो लाभ होता है, लेकिन आम को ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है। अर्थात कि ये क्या है दोस्तों, ये सहभोज्यता है। आप सभी दोस्तों देखे होंगे आम का जो पेड़ होता है ना, उस पर लगा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आप गांव से होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सहभोज्यता, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, सहभोज्यता कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे है, सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्वेश्चन दोस्तों कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी दोस्तों सहभोज्यता के समान है, वहाँ पर सहभोज्यता था, यहाँ पर है सहजीवन। ठीक है, तो वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसी को सहजीवन कहते हैं। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, सहभोज्यता में था जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, उसे कहते हैं सहभोज्यता। लेकिन दोस्तों ऐसी क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसे कहते हैं सहजीवन। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा सहभोज्यता और सहजीवन में। ठीक है, बस सिंपल सा याद रखिएगा, सहजीवन इसमें लगा है, जीवन यानी कि दोनों को लाभ होगा, और भोज्यता में केवल एक को लाभ होगा और दूसरे को ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है लाइकेन। जो लाइकेन होता है दोस्तों, उसमें शैवाल एवं कवक जो होते हैं दोनों को लाभ होता है। जो लाइकेन आप देखे होंगे, जो शैवाल होता है, जो नल होते हैं उसके पास एक हरा हरा होता है, वही होता है शैवाल। ठीक है, उसमें दोनों को ही लाभ होते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका उदाहरण है लाइकेन। शैवाल एवं कवक जो होते हैं दोनों को इसमें लाभ होता है, और जहाँ पर दोनों को लाभ होता है उसी को बोलते हैं सहजीवन। दोस्तों आशा करता हूँ आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या दोस्तों कि टीकाकरण जो होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो वैक्सीनेशन होता है वो आपको बताना कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम 1798 में टीकाकरण को विकसित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। ठीक है, कि सबसे पहले टीकाकरण को किसने विकसित किया था, तो आप बहुविकल्पीय में आपको तैयार हो गया। और दोस्तों 3 नंबर का जब पूछेगा तो यहाँ पर भी आपका तैयार हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आप लिखेंगे, एडवर्ड जेनर ने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को विकसित किया था। और कब किया था? 1798 में। अब दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आखिर टीकाकरण होता क्या है। ठीक है, तो किसी निष्क्रिय मृत यानी कोई दोस्तों मतलब कोई मरा हुआ हो, ठीक है, कोई मरा हुआ जीव हो या कोई भी मरा हुआ शरीर हो, तो किसी निष्क्रिय जो उस जिसमें कोई भी क्रिया ना हो रही हो ना ही सक्रिय हो, उसी को बोलते हैं निष्क्रिय। मृत मतलब होता है मरा हुआ। तो किसी निष्क्रिय मृत या रोगजनक या उससे उत्पन्न विष की अति सूक्ष्म बहुत सी थोड़ी मात्रा यानी कि मात्रा शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। दोस्तों कोई भी निष्क्रिय मरा हुआ शरीर है या कोई रोगजनक है या उससे उत्पन्न जहर है, विष है, उसकी बहुत ही छोटी सी मात्रा, बहुत ही कम मात्रा अगर शरीर में प्रवेश कराते हैं तो उसी को बोलते हैं टीकाकरण। एक बार फिर से देखें दोस्तों, किसी मरे हुए शरीर या रोगजनक या उससे उत्पन्न विष को, ठीक है, और उसकी बहुत ही कम मात्रा जब शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसी क्रिया को बोलते हैं टीकाकरण कहते हैं। दोस्तों आगे लिखा दोस्तों कि जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं। दोस्तों जो अगर आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी मृत शरीर को, उसके जहर को
जब आप शरीर में प्रवेश कराएंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे टीकाकरण, लेकिन जो पदार्थ आप कराएंगे, जो आप विष करा रहे हैं, उसे बोलेंगे टीका कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है, लेकिन जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराते हैं वो कहलाती है टीका। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर टिप्पणी लिखिए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। जीव मतलब आप समझिए कि जीव होता है, विभिन्नता मतलब विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं सभी सेम होते हैं क्या, आप बताइए? सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वही होता है जैव विविधता। अब लिखेंगे इस तरह से, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या। दोस्तों पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीवों की संख्या एवं उनकी संरचना, उनका बनावट कैसा है, वो रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन कहाँ पे है, व्यवहार आदि में विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और सभी जीव जंतु की संख्या जो अनेकों प्रकार की संख्याएं हैं, बहुत संख्या है, और उनका बनावट भी अलग अलग है, आवास भी अलग अलग है, व्यवहार भी अलग अलग है। तो उसमें क्या अलग अलग है, तो विभिन्न विभिन्न है। तो आज जो है क्या विभिन्नताएं हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव विविधता। यानी कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं सभी में भिन्नताएं होती हैं, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो शब्द है उसका प्रयोग रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों है कि पीसीआर आखिर क्या होता है। दोस्तों पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप याद रखिएगा कि पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसकी खोज 1983 ईस्वी में केरी मुलिस ने की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो पीसीआर होता है, ठीक है, उसकी खोज 1983 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केरी मुलिस ने करी थी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है पीसीआर। जीन प्रतियों के निर्माण के लिए एक स्वचालित तथा कम समय लेने वाली प्रक्रिया पीसीआर कहलाती है। फिर से देखेंगे कि जीन प्रतियों, प्रति मतलब होता है कॉपी। ठीक है, तो जो जीन होता है हमारे शरीर में गुणसूत्र पे जो माला के समान लगे होते हैं उन्हें कहते हैं जीन। तो जीन होता है जो कॉपी होता है। ठीक है, जीन का हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और वो एक प्रकार का स्वचालित होता है। ठीक है, और कम समय लेता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पीसीआर। यानी कि सीधा सा बात ये दोस्तों है कि जो जीन होता है उसका जो कॉपी करता है, जीन को जो कॉपी करता है और कम समय लेता है, उसी प्रक्रिया को हम पीसीआर कहते हैं। ठीक है, कि जीन प्रतियों के निर्माण के लिए एक स्वचालित जो लगातार कामों में चलती आ रही है और कम समय लेने वाली प्रक्रिया पीसीआर कहलाती है। इसका उपयोग देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दोस्तों जब क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो खो गया है और पता नहीं लग पा रहा कि किसका बच्चा है वो, तो हम क्या करते हैं, जब डीएनए टेस्ट कराते हैं, ठीक है, उसका तो पता लगता है कि अच्छा ये डीएनए जो मैच कर रहा है ये इनका बेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इसका पहला उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है दोस्तों, अपराधियों का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन है रोगाणुओं की पहचान करने की। कोई दोस्तों व्यक्ति है, उसमें अगर कोई रोग हो गया है तो पहचान करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो दो उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एवं रोगाणुओं की पहचान करने के लिए पीसीआर का प्रयोग करते हैं। पीसीआर आखिर होता क्या है, तो जीन को कॉपी करने की प्रक्रिया पीसीआर कहलाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या दोस्तों कि प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन में भी पूछ लेता है वह विकल्प में कि आणविक कैंची किस एंजाइम को कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, तो वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कहलाता है।
प्रतिबंधन एंजाइम को हम आणविक कैंची कहते हैं। कैंची मतलब काम क्या होता है कैंची का, तो काटना होता है। तो ऐसा एंजाइम जो डीएनए को काट देता है उसी को बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी 11 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक पूरे वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, एवं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।